समस्याओं के बारे में जानिए इस कार्यक्रम में। और सिर्फ समस्या नहीं, बल्कि आप ये भी जानेंगे कि कैसे जो समस्या है उसका आप समाधान कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश गुप्ता, जो कि इस जो मॉनसून का सीज़न होता है, जो कि अभी चल रहा है, इस दौरान जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में, उनके इलाज के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में लंबी फेहरिस्त है, क्योंकि ये मौसम बीमार करता है। और इस मौसम में बुखार आना, छींक आना, ज़ुकाम होना, गले में खराश, सूजन होना, इस तरीके की परेशानियां आती हैं। आप देख भी सकते हैं, लक्षण आपके स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। सिर दर्द होना, तो कैसे ख्याल रखें, घर को मॉइस्चर फ्री रखना, जो कि एक बड़ा टास्क है ये, लेकिन कैसे रखना है। और साबुन से हमेशा हाथ धोना, 2 गज़ की दूरी, क्योंकि कोरोना भी है। अब आप मौसमी बीमारियां तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा प्लस एक एड ऑन एक बीमारी है जिसने सबको परेशान कर रखा है, और वो है कोरोना। तो आपको तमाम बातों का ख्याल रखना होगा, अपने हैंड वॉश रखना होगा, हाइजीन का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस समय बाहर जाएंगे, कीचड़, तमाम बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप कैसे ख्याल रखें अपनी सेहत का इस सीज़न में, इस मौसमी परेशानी में। खाना क्या खाएं, बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि बारिश में कई बार लोगों को बड़ा अच्छा खाना खाने का मन करता है, चाय पकौड़ी खाने का मन करता है। घर में बनवा कर खा रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि बड़ी सफाई से बनेगा, लेकिन बाहर आप खाते हैं तो भी ख्याल रखना होगा हाइजीन का। बासी खाना नहीं खाना है, और ये तमाम बातें जिनका ख्याल रखना है। वैक्सीन आप लगवा लें फ्लू से बचने के लिए। अमूमन तौर पे स्वाइन फ्लू और ये जो तमाम तरीके के फ्लूज़ हैं, ये भी इस टाइम पे बड़े सक्रिय रहते हैं और परेशानी होती है। तो आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले हमने खबर भी चलाई थी कि इस सीज़न में अब हॉस्पिटल्स में भी जो मरीज़ हैं उनमें इजाफा मिला है, और वो ज़्यादा तादाद में हॉस्पिटल जाने शुरू हुए हैं। किसी को सर्दी है, किसी को ज़ुकाम है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को खाना नहीं पच रहा है। ये तमाम बातें हैं, ये तमाम परेशानियां हैं जो इस सीज़न में, यानी कि इस मौसम में, बारिश के मौसम में ये उभर कर सामने आती हैं। तो इस समय अपना कैसे आप ख़ास तौर पर ख्याल रख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर भी जुड़ेंगे हमारे साथ। अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि काफ़ी डल फील करते हैं आप, और बारिश होती है तो धूप कम होती है, उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक नमी सी रहती है पूरे घर में। अब घर को कैसे मॉइस्चर फ्री रखें, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और आप जान सकेंगे कि आप कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं इस मौसम में। खाने से पहले हाथ धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी आदत अब पड़ जानी चाहिए हर किसी को। नाक बहना, नाक बंद होना सामान्य सर्दी के लक्षण हैं। हल्की खांसी आना, बॉडी में थकान होना, बॉडी में दर्द होना, आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना, छींक आना, गले में खराश, सूजन होना। और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। और ये जो मौसमी जो परेशानियां हैं, मौसमी जो आजकल मौसम चल रहा है, वैसे भी बारिश का, इस समय काफ़ी बीमारियां ये बारिश लेकर आती है। देखने में बड़ी अच्छी लगती है बारिश, लेकिन इसके साथ बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इस मौसम में, ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में, कैसे हम अपना ख्याल रखें? देखिए, पहले तो हम ये जानें कि बारिश के मौसम में क्या बीमारियां हो सकती है जो सामान्यतः इस मौसम के कारण जो उत्पन्न होती है। उसमें देखेंगे तो मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा, एक तो डेंगू की बीमारी इस समय होती है, मलेरिया की बीमारी इस समय होती है, उल्टी दस्त और डिहाइड्रेशन जो होता है वो होता है, और पीलिया जो जॉन्डिस हम लोग कहते हैं वो इस समय होता है। और साथ में जो एलर्जिक पेशेंट है, जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, या मौसम बदलने से जिनको एलर्जी होती है, जिसका भी आप कह रहे थे कि नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, ये मुख्य बीमारियां जो मानसून के समय होती हैं। तो इसके बारे में हम अगर देखना चाहें तो डेंगू अभी यहाँ पे चालू हो गया है, डेंगू के मरीज आने चालू हो गए। मलेरिया के
पेशेंट आने चालू हुए हैं, और ये दोनों बीमारियां ही मच्छर काटने से होती है। तो सबसे अहम चीज जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि मच्छरों से बचाव करना मोटा मोटा, और जो पीलिया और उल्टी दस्त वाली बीमारियां हैं वो पानी के कारण होती है, तो इसलिए जो है पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी, तो पानी यानी कि साफ सफाई का अगर हम कहें तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो डेंगू का मच्छर होता है यही कहा गया है कि ये पानी में पनपता है, और मलेरिया का मच्छर भी गंदे पानी में पनपता है। कई बार ये भी कहता है कि साफ पानी में भी पनपता है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि घर में गंदगी ना हो, पानी इकट्ठा ना होने पाए, क्योंकि उसी की वजह से ये मच्छर पनपेगा और फिर वो काटेगा और ये बीमारियाँ होंगी। जी, थोड़ा लक्षण के बारे में बात कर लेती हूँ, डेंगू और साथ ही मलेरिया। हाँ, तो जो अपने जी, क्या लक्षण हैं इनके? जी, ये दोनों ही बीमारियों में पहला लक्षण तो बुखार का ही होता है। तेज़ बुखार आता है, ठंड दे के भी आ सकता है, ठंड बिना दिए भी आ सकता है, लेकिन तेज़ बुखार, हाथ पैरों में जोरों का दर्द और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होना, ये इसके लक्षण होते हैं। डेंगू में जो है अगर देखा जाए तो प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं और जो ब्लड काउंट्स हैं वो कम होने लगते हैं, जो डिफरेंशिएट अपन करते हैं मलेरिया और डेंगू में। तो लक्षण तो करीब करीब दोनों के एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज़ बुखार आ रहा है ठंड देके या बिना ठंड देके, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन है, तो हमारी सलाह यही रहती है कि एक सिंपल टेस्ट, एक सीबीसी का करा लें, एक मलेरिया का करा लें। अगर मलेरिया निगेटिव है और आपके ब्लड टेस्ट में डब्ल्यूबीसी काउंट कम आ रहा है या प्लेटलेट कम आ रहा है, तो डेंगू की पॉसिबिलिटी है, तब फिर आप डेंगू का भी टेस्ट करा लेना चाहिए जी। और इसमें जो है अर्ली रिकॉग्निशन या अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है दोनों ही बीमारियों में, क्योंकि जो मलेरिया, अगर फैल्सीपेरम मलेरिया है तो बड़ा तेज़ी से बॉडी में स्प्रेड होता है और कई शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें ब्रेन भी हो सकता है, जिसको हम सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं, जिसमें मरीज जो है शुरू में इररेलेवेंट टॉक करता है, इधर उधर की बात करता है, फिर बाद में बेहोश हो जाता है। किडनी में असर करता है, जिसमें कई बार मरीजों को डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लिवर में असर करता है, जिसमें पीलिया होता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें बुखार उतरने का या पैरासीटामोल खा के हम कुछ दिन निकाल दें और वो बीमारी अंदर अंदर फैल के और कॉम्प्लिकेट हो जाए और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाए पेशेंट, इसलिए हमारी सलाह रहती है कि बुखार आने के 1 या 2 दिन के अंदर ही ये टेस्ट करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी, और जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको भी आसानी होगी इलाज करने में। अब मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले ये बीमारियाँ आती थीं, डेंगू के काफ़ी पेशेंट्स थे और हर साल ये हालत हो जाती थी कि बेड्स की कमी भी देखने को मिलती थी। लेकिन अब क्या है डॉक्टर कि ये बीमारियाँ तो हैं ही एज इट इज़, लेकिन इनके साथ एक और बीमारी है अब जो है कोरोना, वो एड ऑन बीमारी कही जाएगी, क्योंकि और उसके भी लक्षण सामान्यतः ऐसे ही हैं, सर्दी जुकाम गला खराब, यही लक्षण कोरोना के भी होते हैं। एक प्लस हो जाता है कि उसमें टेस्ट भी लॉस होता है। तो अब कितना और कैसे अपना ख्याल रखें, क्योंकि डेंगू मलेरिया भी अगर है और एक डाउट मन में ये कि कहीं ये कोरोना तो नहीं, क्योंकि अब लोगों को लगता है डेंगू मलेरिया तो बहुत छोटी बीमारी है, वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। जी जी जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये मौसम फ्लू का भी रहता है, जिसके लक्षण भी आपको कोरोना जैसे ही दिखते हैं, जिसको आप कह रहे थे कि सर्दी खांसी होना, बुखार होना, नाक से पानी आना, छींके आना, और अभी जो चीज़ देखने में आ रही है कि दोनों तरफ का वायरल न्यूमोनिया जो कोविड निगेटिव है, ऐसे मरीज भी इस मौसम में आ रहे हैं। तो इसलिए जो है जो भी सावधानियां जो इतने व्यापक स्तर पे बताई गई है कोरोना के लिए, लगभग वही बचाव के साधन फ्लू के लिए भी हैं जो बिना कोविड के न्यूमोनिया करके आ रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और इस तरीके की सावधानियों को बल्कि अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को ये लग रहा है कि कोविड कम हो गया, अब ये मास्क हटा सकते हैं, अब ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, गलत है। अभी ऐसे न्यूमोनिया के पेशेंट आ रहे हैं जो कोविड नहीं है, लेकिन
फ्लू के कारण जो निमोनिया होता है वो भी उतना ही खतरनाक है जितना कोरोना है। इसलिए लोगों को अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए ताकि ये जो बीमारियां हैं, जो ये सीजनल बीमारियां हैं, ये ना हो, इनसे हम बचे रहें जितना हद तक कोशिश हो सके? देखिए, अगर ब्रॉड अपन बात करें ब्रॉडली, तो एक तो मच्छर का बचाव जो हमने कहा डेंगू और मलेरिया के लिए, तो घर में जो रुका हुआ पानी है, कूलर में है, आपकी पानी टंकी में है, उस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल क्लीन रखें। और जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं जैसे पीलिया है या उल्टी दस्त है, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका तो एडवाइस यही रहती है कि आप उबला पानी पिएं कम से कम 3 महीने। तो जितने भी वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, टाइफाइड भी उसी में आता है, पीलिया भी उसी में आता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद डिहाइड्रेशन भी उसमें आता है, तो उससे बचाव हो सकता है। और तीसरा, कोविड के जो सावधानियां लगातार बताई जा रही हैं उसको भी एकदम रिलीजियसली फॉलो करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करें, तो कोविड से तो बचाव होगा ही होगा, साथ में फ्लू से भी बचाव होगा। तो ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, ये लोगों को बिल्कुल समझना ही चाहिए। अच्छा डॉक्टर, आपने प्लेटलेट्स की बात की थी और डेंगू में ख़ास तौर पर देखा जाता है, कई मामलों में टाइफाइड वगैरह में भी, लेकिन डेंगू में ख़ास तौर पर देखा जाता है कि प्लेटलेट्स अगर कोई बहुत बीमार है तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं और उनको कंट्रोल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कई जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन और क्या तरीके हैं ताकि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो उतने रहें जो उनकी एक रेंज होनी चाहिए? क्या कर सकते हैं? डेंगू ना हो तब भी हम क्या कुछ करें ताकि प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल रेंज में रहें? देखिए, नॉर्मल रेंज जो देखिए प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज हम लोग मानते हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। और जो प्लेटलेट डेंगू में या कोई भी वायरल इन्फेक्शन में गिरना चालू होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क रहता है वो ब्लीडिंग होने का रहता है। यूरिन में, मोशन में, ब्रश करते समय मुंह से, या बहुत अगर सीरियस चीज़ हो तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग जो बोलते हैं हम लोग। लेकिन उसका कट ऑफ पॉइंट जो है वो 20,000 या लेस देन 20,000। टेक्स्ट बुक तो 10,000 बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम 20,000 लेते हैं कि अगर 20,000 या उससे नीचे है तो आपको प्लेटलेट चढ़ाना है। तो ब्लड डोनेट करके उसमें से प्लेटलेट सेपरेट करके उसको चढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से प्लेटलेट गिर रहा है तो उसमें एडवाइस यही रहती है कि आप कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जहाँ पे आपका रेगुलर प्लेटलेट की मॉनिटरिंग हो। अनफॉर्चुनेटली डेंगू जो बीमारी है वो वायरल फीवर है, उसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जैसे मलेरिया की होती है कि आपको मलेरिया डायग्नोज हुआ, आपने मलेरिया की दवाई खा ली या इंजेक्शन लगा लिया। डेंगू जो है अपना समय लेके ही ठीक होता है। शुरू के 7 दिन बुखार रहता है, प्लेटलेट गिरता है, 8वें-9वें दिन से बॉडी खुद ही रिकवर करने लगती है। इसलिए बहुत पैनिक ना करके उसको अपन रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें तो इस चीज़ से या इस नुकसान से बचा जा सकता है। जी, खाने पीने में क्या कुछ बदलाव ताकि प्लेटलेट्स जो हैं हमारे सही रहें? क्योंकि जब डेंगू होता है तब तो बहुत कुछ बोल दिया जाता है, कीवी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन सामान्यतः जो हमारी रेगुलर डाइट होनी चाहिए वो कैसी हो? अगर मैं इसको प्लेटलेट्स से जोड़ के भी देखूं कि हमारे प्लेटलेट्स सही रहें। जी, देखिए खान पान में जहाँ तक ये अब ये कुछ कहते हैं कि पपीते के छिलके का रस भी होता है, कीवी भी होता है, ये भी होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चूँकि वायरल इन्फेक्शन है अपने टाइम से ही ठीक होगा, लेकिन फिर भी सपोर्टिंग के लिए ऐसी डाइट लेना चाहिए जो आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी ना हो और पैक्ड फूड ना हो, जंक फूड ना हो। इस तरीके से देखें तो हमारी जो भारतीय थाली है वो सर्वोत्तम है, मुझे लगता है। उसमें सब चीज़ें हैं, अगर उसी को आप अच्छे तरीके से खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से खाएंगे, फ्रूट्स अच्छे से खाएंगे, दाल अच्छे से खाएंगे, तो हमारे हिसाब से वो पर्याप्त होती है। जी जी, तो सबसे अच्छी जो हमारी थाली होती है जिसमें काफ़ी सारे कलर्स भी दिखाई देते हैं, सर्वोत्तम आहार और संतुलित आहार हम बचपन में भी पढ़ते थे, तो वो वैरायटी होते हैं, कलर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जी, वो बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर, मेरे सवालों का सिलसिला ऐसे ही कहना चाहूँगा, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज हर किसी को करना चाहिए। जी जी, मेरे सवालों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज, इससे जुड़े हुए प्रश्न, डाइट,
मेंटली कैसे स्वस्थ रहें, ये तमाम सवाल होंगे। डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश से हम बात कर रहे हैं जो आजकल की जो मौसमी बीमारियां हैं इनसे कैसे बचें, और इसमें तमाम चर्चा आपके सेहत से जुड़ी हुई, कैसे अपना ख्याल रखें, क्या खाएं, किस तरीके से अपनी दिनचर्या आप बनाएं, ये मेरा अगला सवाल है। डॉक्टर, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए? आप फिजिकल एक्टिविटी की भी बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, जो कि बहुत ज़रूरी होती है और जो कि बहुत कम लोग करते हैं। जी, फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज तो जो हमारी पुरानी कहावतें हैं कि 1000 नेमत देती है, तो शुरुआत तो फिजिकल एक्सरसाइज से ही होना चाहिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, जिम करें, ये करें, लेकिन नॉर्मल 25 से 30 मिनट की वॉक भी अगर करते हैं, वॉक लेते हैं, तो वो हमारे सब पर्याप्त है। प्लस डाइट जो मैंने बताया कि आपको पैकेट बंद चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, और जो हमारे बुज़ुर्ग लोग सदियों से खा रहे हैं खाना, उसी को खाना चाहिए, ना कि जो आजकल के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे डाइट सप्लीमेंट आते हैं, और उस सब में नहीं जाके एक नॉर्मल हेल्दी बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए। और उसमें सभी चीज़ें रहती हैं, अपना हमारे किचन की जो थाली रहती है उसमें सभी चीज़ें पर्याप्त होती हैं। उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तीसरा जो रहता है मेंटल अप्रोच, जो अभी कोविड के हम पेंडेमिक में हमने देखा ही है, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए मेडिटेशन हो या आत्मबल बना के रखने वाली चीज़ है, या किसी चीज़ में आप आस्था रखते हैं तो वाली चीज़ें हैं, वो भी एक ज़रूरी चीज है, ताकि फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ आपकी बने रहे और रेजिस्टेंस पावर आपका अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी एक्सरसाइज से, अच्छी सोच से, तो ये बीमारियां या तो नहीं होंगी, या होंगी तो उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बिल्कुल, और वो ज़रूरी भी है। साइकोलॉजिकल आपने बात की है डॉक्टर। कोरोना के आने के बाद ख़ासतौर पर लोगों को समझ में आया कि मेंटली बीमारी शरीर में है, लेकिन मानसिक तौर पर उसका असर पड़ रहा है। और इससे पहले शायद लोग नहीं समझते थे कि बुखार है, बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोरोना ऐसा कि जिसमें एसिम्प्टोमेटिक भी होंगे, लेकिन मानसिक तनाव बहुत, नहीं भी होगा कोरोना तब भी मानसिक तनाव बहुत। और अब कोरोना के बाद एक छींक आती है तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना हो गया हो, हमें पता नहीं है, जाओ टेस्ट करवाओ। ये जो मानसिक तनाव है, इससे कैसे निपटें? सही बात है। जी जी जी, इससे समझना चाहिए कि आपको कुछ सिम्टम डिफरेंशिएट करना चाहिए। जैसे डेंगू या मलेरिया है, या अपन एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात करें या पीलिया की बात करें, पीलिया में आपको बुखार तो सभी में आता है, लेकिन पीलिया में आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, वॉमिटिंग का सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहता है, उल्टियाँ बहुत होती है, यूरिन और आँखों का कलर पीला होने लगता है, वीकनेस बहुत आती है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में तो आपको उल्टी भी होगी, लूज मोशन भी होंगे, पेट दर्द भी होगा। और डेंगू और मलेरिया में बुखार रहेगा, लेकिन साथ में आपके सर्दी खांसी या टेस्ट जाना या गले में दर्द होना या सांस में तकलीफ होना या ऑक्सीजन लेवल कम होना, ये सब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप मोटा मोटा डिफ्रेंशिएट करके उस पैनिक से बच सकते हैं कि हर कुछ भी सिम्टम आने से आपको ये ना लगे कि ये कोरोना तो नहीं है, ये कोरोना तो नहीं है। तो इस चीज़ से जो है आप नकारात्मक चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर वाइसली अपन डिफ्रेंशिएट करें या जल्दी अपन कंसल्टेशन करें डॉक्टर का, तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ख़ास तौर पर भारत की मैं बात करूँ तो पहले ये होता है कि हम जाते हैं केमिस्ट के पास, अगर बुखार होता है तो कोई मेडिसिन ले ली, ज़ुकाम है तो कोई मेडिसिन ले ली, और हमको लगता है कि जब तक टाला जा सकता है तब तक टालें, क्या पता ठीक हो जाए। ये एक धारणा कहें या ये आदत में शुमार हो चुका है कि इस तरीके से लोग बुखार आने पे या बीमार होने पर इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो कई बार इसीलिए मुझे लगता है डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया, आप लोगों को पहले आना चाहिए था, आप लोगों को समझना चाहिए था। और फिर लोगों को लगता है अरे हमको तो लगा एक नॉर्मल बुखार होगा। ये चीज़ कैसे लोगों के जहन से और उनकी आदत से बाहर निकालनी होगी? नहीं, ये जो लोग सोचते हैं कि ये साधारण बुखार है, ये मुझे कहना चाहिए कि ये आप अपने डॉक्टर को बोलने दीजिए कि आपको साधारण बुखार है, बजाय आप खुद से निर्णय करें। तो ये चीज़ समझने की कि इससे नुकसान जो है
आगे बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप जल्दी कंसल्ट करते हैं, जल्दी टेस्ट कराते हैं तो चीज़ें क्लियर रहती हैं। और जैसे मैंने बताया, जैसे मलेरिया को भी अगर बॉडी के अंदर स्प्रेड होने का टाइम मिल गया तो वो पेशेंट को बहुत सीरियस कर देता है। उस हिसाब से आपका जो हॉस्पिटल में रहने का दिन है वो बढ़ जाता है, तो नेचुरली आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपका मेंटल ट्रॉमा बढ़ जाता है, आपका साइकोलॉजिकल टेंशन बढ़ जाता है। वही चीज़ अगर आप मलेरिया को पहले दिन में डायग्नोस कर लेंगे तो हो सकता है शायद भर्ती होने की भी जरूरत ना पड़े। अच्छा, और तो उसी इस धारणा को तोड़ना बहुत जरूरी है। और कितनी अजीब बात है कि जल्दी टेस्ट कराएं या जल्दी कंसल्ट। उसी खर्चे से बचने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गए कि भाई खर्चा होगा, लेकिन वो पहले नहीं गए तो फिर बाद में जाके चुकाया और एक लंबा खर्चा हुआ। हाँ, बाद में वो कई गुना खर्चा होता है, प्लस जो है आपकी लाइफ का रिस्क हो जाता है। मलेरिया में या इसमें हेपेटाइटिस वगैरह में बहुत ज़्यादा पी लिया हो गया तो आपको ब्रेन तक असर कर देता है। पेशेंट कई बार बेहोश हो जाता है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो बोलते हैं उसमें चले जाता है, तब तो और मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो है हम हमेशा कहते हैं कि ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन की जगह आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, टेस्ट करा लीजिए। एक बार आपका डॉक्टर कह दे कि नहीं आपका टेस्ट ठीक है, ये साधारण बुखार है, तब आप आराम से घर में बैठिए। लेकिन उस चीज़ को अगर आप टालेंगे और बाद में वो कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम देगा आपको। तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स से हम तुरंत कंसल्ट करें और बिल्कुल देरी ना करें। सीज़न ऐसा चल रहा है कि अमूमन बहुत लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी, बॉडी या फिर सिर में दर्द, इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत सहज तरीके से आपने बताया कि क्या है ये मौसमी बीमारियां और कैसे आप इनसे निपटें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, अपना कीमती समय देने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।